नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, पीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम तथा आरपीएससी टीजीटी, पीजीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और यह क्लास रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत पर आधारित प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 1948, 1956, 1977, 1991। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत पर आधारित प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 में अपनाई गई थी और 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। इस औद्योगिक नीति में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया गया था। 1948 की जो औद्योगिक नीति लागू की गई थी, उस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में रखा गया था। इसके बाद जो औद्योगिक नीति लागू की गई थी, क्रमशः कौन कौन सी औद्योगिक नीति थी और किस औद्योगिक नीति में कौन सा कार्य किया गया, थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार से। क्या है, 1948 के बाद 1956 की औद्योगिक नीति लागू की गई। 1926 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 क्षेत्रों में ना विभाजित करके 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया और 1956 की औद्योगिक नीति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1977 की औद्योगिक नीति आई। 1977 की जो औद्योगिक नीति थी, यह औद्योगिक नीति जनता सरकार द्वारा जारी की गई थी। उस समय जनता सरकार के जो उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज ने 1977 की औद्योगिक नीति जारी की गई। और 1977 की औद्योगिक नीति मुख्य रूप से अति लघु क्षेत्र, लघु क्षेत्र, जिला उद्योग क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र की नई अवधारणाओं पर आधारित थी। 1977 की औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्र, अति लघु क्षेत्र, जिला उद्योग क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र की नई विचारधारा विकसित की गई थी। इसके बाद 1980 की औद्योगिक नीति 1980 की औद्योगिक नीति कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित की गई, जिसमें आर्थिक संघवाद की धारणा पर बल दिया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसे जिले जो पिछड़े हैं चिन्हित किया गया तथा लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किए जाने की बात 1870 में की गई थी। इसके बाद 1981 में भारत में नई औद्योगिक नीति चालू की गई। नई औद्योगिक नीति में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार ही वर्तमान में जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है वह 2 शेष बची हुई है और ऐसे उद्योग जिनके लिए अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता है उन उद्योगों की संख्या 5 है 1991 की औद्योगिक नीति के हिसाब से। अब औद्योगिक नीति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, उन समितियों ने क्या क्या सुझाव दिए जान लेते हैं। 1965 में एक समिति बनी थी डॉक्टर आर.के. हजारी की अध्यक्षता में, जिन्होंने लाइसेंसिंग पॉलिसी की समीक्षा हेतु अपनी कुछ सिफारिशों को सरकार को दिया था। 1967 में लाइसेंस के संबंध में सुविमल दत्त कमेटी का गठन किया गया था और इसके अलावा फेरा 1947 में विकसित किया गया तथा 1957 में स्थायी एक्ट के रूप में पारित किया गया था 1957 में। और फेमा इसके बाद आया। फेमा की स्थापना 1973 में की गई थी, जो विनिमय संसाधनों को बचाने के उद्देश्य से लाया गया था। फेमा एक्ट 1999 बना और 2000 में फेमा जो है प्रभावी हुआ। फेमा एक्ट अगर पूछा जाए तो 1999 में फेमा एक्ट बनाया गया था। आर.सी. दास गुप्ता समिति का गठन 1994 में हुआ था, जिन्होंने एकाधिकारी जांच आयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। इसी समिति ने 1969 में एमआरटीपी एक्ट, एकाधिकारात्मक तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी एक्ट को लागू करवाया। इसके अलावा राघवन समिति का गठन 1999 में किया गया था। प्रतिस्पर्धा नीति तथा कानून
समिति के संबंध में राघवन समिति ने अपनी सिफारिश दी। राघवन समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा एक्ट पारित हुआ और 2003 में प्रतिस्पर्धा आयोग बना। एमएसएमई की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की नई परिभाषा 2020 के अनुसार क्या है? तो एमएसएमई की जो नई परिभाषा 2020 के अनुसार वह निवेश और टर्नओवर के आधार पर निर्धारित की गई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और ये टर्नओवर हो जाएगा। क्या है सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा? 1 करोड़ रुपए तक के निवेश को क्या कहा जा रहा है? सूक्ष्म निवेश जिनका 1 करोड़ रुपए तक निवेश है और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उससे क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म उद्योग। और लघु उद्योग जिनका 10 करोड़ रुपए तक का निवेश है और 50 करोड़ का टर्नओवर है, उन्हें लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। तथा ऐसे उद्योग जिनका इन्वेस्टमेंट या निवेश 50 करोड़ रुपए है और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है, ऐसे उद्योगों को मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यह जो नई परिभाषा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की वर्ष 2020 में अपनाई गई या लागू की गई। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में से घटकर 2020-21 में हो गया है। तो यह 2020-21 में 1062 है और 1090 हो गया है। बिहार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। बिहार की जनसंख्या के बारे में अगर बात की जाए तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,09,952 थी, जिसमें 52.14% पुरुष तथा 47.86% महिलाएं थी। अगर दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए बिहार की, तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में 25.42% रही थी, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देशों में 6वें स्थान पर दशकीय वृद्धि दर के मामले में था। अगर जनसंख्या घनत्व के बिहार की बात की जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में है और भारत में पूरे राज्यों में प्रथम स्थान पर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों का जनसंख्या जो है वह 1,91,33,964 है, लगभग 2 करोड़ के आसपास कह सकते हैं। लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों का लिंगानुपात 935 है और सामान्य पुरुषों का लिंगानुपात 918 2011 की जनगणना के अनुसार है। बिहार की अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो बिहार की साक्षरता दर 31.80%, पूरे भारत में 35वें स्थान पर है। अर्थात कह सकते हैं अंतिम पायदान पर भारत में बिहार जो है साक्षरता दर के मामले में है, या कह सकते हैं बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। कितनी है? ओवरऑल साक्षरता 61.8% है। अगर महिलाओं की साक्षरता की बात की जाए तो 51.50% है और पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाए तो 71.20% है। जिसमें अगर SC कास्ट के लोगों की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 15.9% है और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 1.3% है। अगर नगरीकरण की बात की जाए तो बिहार का नगरीकरण 11.3% 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो ये नगरीकरण तो 2011 की जनगणना के अनुसार 11.3% है। दशकीय वृद्धि दर के मामले में अगर जिलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जो दशकीय वृद्धि दर हुई माधेपुर, उसके बाद मधेपुरा और उसके बाद किशनगंज में हुई। सबसे कम प्रतिशत में दशकीय वृद्धि दर जो है वह गोपालगंज और दरभंगा में हुई थी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िलों की अगर बात की जाए तो पटना, सेकेंड नंबर पे पूर्वी चंपारण और थर्ड नंबर पे मुजफ्फरपुर आता है। अगर सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िलों की बात की जाए तो पहले स्थान पर सबसे कम जनसंख्या मामले में शेखपुरा है और फिर शिवहर है। जनसंख्या घनत्व 1106 है, जिसमें फर्स्ट स्थान पर जनसंख्या घनत्व के मामले में शिवहर है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व जो है वह 1880 है और सेकेंड नंबर पे
पटना का स्थान आता है जो 1823 है। सब कम जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर जिलों की बात की जाए तो भभुआ का जनसंख्या घनत्व 488 है। और फिर जमुई का जनसंख्या घनत्व 568 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो साक्षरता दर के मामले में 61.80% जो है बिहार की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में भारत में जो है बिहार अंतिम स्थान पर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों की अगर बात की जाए तो रोहतास की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है जो 73.37% है। और इसके बाद पटना की साक्षरता दर है। पटना की साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 70.68% है। न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में पूर्णिया 51.08% के साथ सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया की है। और सेकेंड नंबर पे कम साक्षरता दर में सीतामढ़ी का स्थान आता है। अगर सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो रोहतास और भोजपुर में है। और न्यूनतम साक्षरता दर में पुरुष पूर्णिया और कटिहार में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में है और न्यूनतम महिला साक्षरता जो है सहरसा में है। न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में है। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 918 लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? बिहार में 918 है। और 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार में है। और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है। मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात है। इसके बाद भागलपुर में है। ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात की जाए तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 92.34 मिलियन है, जो 88.77% होती है ग्रामीण जनसंख्या। और नगरीय जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 11.75 मिलियन है, जो कुल जनसंख्या का 11.30% होती है। तो यह याद रखने वाला डाटा है। अब अगला क्वेश्चन है 2001-11 के दशक में निम्न जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह 2001 और 11 के संदर्भ में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जनसंख्या की जो है वह किशनगंज में दर्ज की गई थी। किशनगंज कहाँ है? किशनगंज है सी ऑप्शन में, सी सही है। सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि दर कहाँ? किशनगंज में दर्ज की गई थी। प्रतिशत वृद्धि दर सबसे ज़्यादा पहले मधेपुरा फिर किशनगंज में दर्ज की गई थी। मधेपुरा ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता के मुख्य सूचक क्या हैं? न्यूनतम प्रमाणिक उपभोग में कमी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, पर्याप्त पोषक भोज्य पदार्थ की कमी, इनमें सभी मुख्य जो हैं प्रमुख सूचक निर्धनता के हैं। भारत में अगर निर्धनता के माप की बात की जाए तो भारत में निर्धनता स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में या देश में कह सकते हैं गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक प्रयास किए जा चुके हैं। 6 आधिकारिक प्रयास किए गए हैं। इन आधिकारिक प्रयासों में समितियों ने विभिन्न अलग अलग आधारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो निर्धनता मापने के लिए जो 6 समितियां गठित की गई हैं वह कौन कौन सी समितियां हैं और किस समिति ने क्या सुझाव दिया था उनको जान लेते हैं। सर्वप्रथम जो सबसे पहली समिति गठित की गई थी योजना आयोग द्वारा 1962 में निर्धनता अनुमान लगाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इसके बाद BS दांडेकर और रथ समिति 1971 में गठित की गई थी। 1977 में अलग समिति का गठन किया गया था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1979 में सौंपी। 1993 में प्रोफेसर लकड़वाला समिति का गठन किया गया। 2009 में तेंदुलकर समिति और 2014 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। भारत में निर्धनता की माप हेतु निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। अब 1962 में जो समिति गठित की गई थी योजना आयोग द्वारा, उस समिति ने गरीबी निर्धारण के संबंध में प्रथम आधिकारिक प्रयास किया था, जिसके सदस्यों में DR गाडगिल, अशोक मेहता,
B.A. गांगुली, पीताम्बर पंत, VKRV राव, श्रीमन नारायण शामिल थे। 1960-61 में योजना आयोग ने गरीबी ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग को गरीबी के दायरे में रखा था। फिर इसके बाद 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल, जिसके अध्यक्ष YK अलग थे। YK अलग जी ने क्या बताया था? अलग जी ने पहली बार 1979 में प्रतिदिन न्यूनतम उपभोग ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र का वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है, उसे क्या कहा गया? गरीब कहा गया। तो कैलोरी के आधार पर जो गरीबी मापने का पहला प्रयास जो है वह YK अलग समिति ने योजना आयोग द्वारा गठित किया था, इस समिति ने किया था। इसके बाद 1989 में प्रोफेसर लकड़वाला समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा के निर्धारण की बात की। इनके सुझाव पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक अपनाए गए और उन्हीं मूल्य सूचकांकों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। वर्ष 2005 में भारत में गरीबी माप के लिए गठित जो समिति थी, उसके अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे। सुरेश तेंदुलकर ने 2009 में अपनी रिपोर्ट दी तथा खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पर पारिवारिक उपभोग व्यय को गरीबी मापने का आधार बनाया। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार जो गरीबी है वह अखिल भारत में गरीबी 21.9% थी, ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% थी और शहरी क्षेत्र में 13.7% गरीबी थी। और ग्रामीण मासिक उपभोग के आधार पर अगर गरीबी की बात की जाए तो 816 रुपये थी। 816 रुपये मतलब 27 रुपये पर डे के हिसाब से अगर जो व्यक्ति नहीं पा रहा है तो उसको गरीब समझा जा रहा था। और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये गरीबी का न्यूनतम स्तर था। और इस शहरी क्षेत्रों में जो पर डे रुपए की अगर बात की जाए तो 33 रुपया प्रतिदिन अगर व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है तो उसे गरीब माना जाता था। वर्ष 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया, जिन्होंने तेंदुलकर समिति की गरीबी निर्धारण के संबंध में जो मापदंड थे उनकी समीक्षा की और 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तब रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा का आधार बनाया गया। और रंगराजन समिति के अनुसार अखिल भारत पर गरीबी जो है वह 29.5% निर्धारित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर गरीबी की बात की जाए तो 30.9% निर्धारित की गई और शहरी क्षेत्रों में 26.4% निर्धारित की गई थी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक उपभोग के संदर्भ में गरीबी की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक उपभोग के संदर्भ में रंगराजन समिति के अनुसार जो है गरीबी 972 रुपये थी और लगभग 33 रुपये पर डे के हिसाब से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण 1407 रुपये था और लगभग पर डे के हिसाब से 46.90 रुपये पर डे जो काम करता था उसको गरीब नहीं माना जाता था। इससे कम जो रुपया कमाता था उसको गरीब माना गया था। इसी प्रकार से अगर रंगराजन समिति के अनुसार भारत में गरीबी प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गरीबी का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में गरीबी का प्रतिशत 47.9% अनुमानित किया गया। इसके बाद मणिपुर में गरीबी का प्रतिशत था। और अगर न्यूनतम गरीबी प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे कम गरीबी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थी, फिर इसके बाद गोवा में थी। अगर गरीबों की संख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या उत्तर प्रदेश में थी और फिर बिहार में गरीबों की संख्या थी। अगर ग्रामीण गरीबी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण गरीबी जो है वह दादरा नगर हवेली में और छत्तीसगढ़ में थी। पहले नंबर पे दादरा नगर हवेली, फिर सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़
और न्यूनतम ग्रामीण गरीबी की अगर बात की जाए तो दमनदीव में सबसे कम और फिर लक्षद्वीप फिर गोवा में न्यूनतम ग्रामीण गरीबी का अनुमान लगाया गया। अब इसी के साथ बहुआयामी गरीबी क्या है उसको जान लेते हैं। तो बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक जारी करने वाली संस्था है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा बहुआयामी गरीबी का निर्धारण किया जाता है। विश्व स्तर पर अगर बहुआयामी गरीबी की बात की जाए तो 18% लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं और भारत में 230 मिलियन प्लस लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में हैं। लगभग 18.7% आबादी जो है गरीबी के दायरे में भारत में आती है। 2005 और 6 में बहुआयामी गरीबी 55.1% से घटकर 2019 और 21 में भारत में बहुआयामी गरीबी 16.4% रही है। अगर बहुआयामी गरीबी के माप की बात की जाए तो वर्ष 2010 से बहुआयामी गरीबी का अनुमान लगाया जा रहा है और बहुआयामी गरीबी के घटकों में 3 आयाम और 10 सूचकों को लिया जाता है। 3 आयाम क्या हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास। अब स्वास्थ्य में कौन कौन से घटक लिए जाते हैं और शिक्षा में कौन कौन से घटक लिए जाते हैं और आवास में कौन कौन से घटक लिए जाते हैं? तो 3 आयाम और 10 सूचक लिए जाते हैं। स्वास्थ्य में पोषण एवं बाल मृत्यु दर को लिया जाता है जब अनुमान लगाया जाता है। शिक्षा में शिक्षा के वर्ष और उपस्थित विद्यालय में उपस्थिति को लिया जाता है। इसी प्रकार से आवास में खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति आदि को लिया जाता है। अगर बहुआयामी गरीबी में सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी किस राज्य में है तो 51.91% सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी जो है यह बिहार राज्य में है और सबसे कम जो है केरल में है 0.71% सबसे कम केरल में है। सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार बिहार के लोग हैं और सबसे कम कुपोषण के शिकार जो हैं सिक्किम के लोग हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है 5 नंबर क्वेश्चन है। निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है सामंतवादी देशों में, विकासशील देशों में, विकासशील अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, विकसित अर्थव्यवस्था में। तो निरपेक्ष गरीबी जो है विकासशील देशों में पाई जाती है। बी सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग निर्धारित किया था। तो वाई के अलग समिति ने 1977 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के लिए कैलोरी का उपभोग निर्धारित किया था। कैलोरी उपभोग निर्धारित किया था जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी निर्धारित की गई थी। तो इसका सही आंसर 2400 कैलोरी ए है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण गरीबी रेखा का संबंध है। तो गरीबी रेखा का संबंध जो है वह निरपेक्ष निर्धनता से है। गरीबी रेखा जो है निरपेक्ष निर्धनता से संबंध रखती है और सापेक्ष निर्धनता जो है लारेंज वक्र गिनी गुणांक से संबंध रखती है। तो इस प्रकार से 7 का सही आंसर बी है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः क्या पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, कोई नहीं। तो शहरी क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी पाई जाती है। 8 का सही आंसर सी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया? तो भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है भारत में, रूस में, यूएसए में, चीन में। तो भारत में सबसे ज़्यादा है निर्धनता रेखा। अगर सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार बात की जाए तो 21.9% है और रंगराजन समिति के अनुसार 29.1% लोग जो है निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध होता है? तो किस प्रकार की निर्धनता में आय की असमानता एवं वितरण का संबंध होता है? तो आय की असमानता एवं वितरण का संबंध जो है निरपेक्ष
निर्धनता से होता है। भारत में जो निर्धनता मापने का अनुमान है वह निरपेक्ष निर्धनता के आधार पर लगाया जाता है। और अगर सापेक्ष गरीबी की बात की जाए तो सापेक्ष गरीबी विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता को व्यक्त करती है। इसे मापने के लिए लॉरेंज वक्र 1905 में प्रोफेसर लॉरेंज ने दिया था का प्रयोग किया जाता है और गिनी गुणांक 1912 में प्रोफेसर गिनी ने दिया था गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी की अगर बात की जाए तो निरपेक्ष गरीबी न्यूनतम आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित होती है जो व्यक्तियों के बीच गरीबी मापने का प्रयास करती है। निरपेक्ष गरीबी मापने का जो पहला प्रतिमान है, सर्वप्रथम प्रयास है, आर वायड ने किया था 1945 में। निरपेक्ष गरीबी में एक निश्चित मापदंड के आधार पर तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड को पूरा करते हैं। इस मापदंड को निर्धनता रेखा कहा जाता है, अर्थात निर्धनता रेखा के हिसाब से निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कुल जनसंख्या का लगभग प्रतिशत वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे है। तो 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे अगर जनसंख्या की बात की जाए तो तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% था और रंगराजन समिति के अनुसार 29.5% कह सकते हैं या 29.5% के आसपास था। तो तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% सी ऑप्शन में दिया गया है। अगर तेंदुलकर समिति के अनुसार जो डाटा तेंदुलकर समिति ने निर्धनता के संबंध में भारत में दिए थे तो 2005 में जान लेते हैं क्या डाटा तेंदुलकर समिति ने दिए थे। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में ओवरऑल भारत की निर्धनता 21.9% तेंदुलकर समिति द्वारा बताई गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% निर्धनता बताई गई थी और शहरी क्षेत्रों में 13.7 बताई गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 876 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग को निर्धनता बताया गया था, निर्धनता रेखा बताया गया था। अगर पर डे के हिसाब से बात की जाए तो 27.20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग को निर्धनता रेखा बताया गया था और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग को निर्धनता गरीबी रेखा का निर्धारण बताया गया था। और अगर पर डे के हिसाब से बात की जाए तो 33.33 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग को निर्धनता रेखा का स्तर बताया गया था। इसी प्रकार से रंगराजन समिति ने 29 ओवरऑल जो अखिल भारत गरीबी दर 29.5% बताई थी कि भारत में 29.5% लोग गरीब हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने गरीबी का जो प्रतिशत बताया वह 30.91 बताया था और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत इन्होंने 26.40% बताया था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोफेसर रंगराजन समिति ने जो गरीबी रुपये में गरीबी जो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग के आधार पर निर्धारित किया था वह 972 रुपये था और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये था। अगर पर डे के हिसाब से बात की जाए तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग के आधार पर 32 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में था, 32 रुपये 40 पैसा और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपया कह सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में 47 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? बेरोजगारी। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। जब क्या होता है श्रमिक की या कार्य करने वाले की सीमांत उत्पादकता 0 होती है तो उसे छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। ऐसी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सापेक्ष गरीबी पाई जाती है निम्न देशों में। तो सापेक्ष गरीबी जो है पूंजीवादी देशों में पाई जाती है। ये सही है 14 का। अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? में भारत में सबसे न्यूनतम निर्धनता अनुपात है। क्या पूछा है? में किस राज्य में भारत में? तो गोवा में सबसे न्यूनतम निर्धनता अनुपात है। गोवा में न्यूनतम निर्धनता अनुपात सबसे पहले अंडमान है ही नहीं ऑप्शन में, फिर गोवा 6% है। अंडमान में 6% और गोवा में 6.3% निर्धनता अनुपात है। फिर लक्षद्वीप में है। और सबसे अधिक निर्धनता की बात की जाए तो सबसे अधिक निर्धनता जो है वह सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है 47.9% और फिर मणिपुर में है। मणिपुर में कितनी है? 46.90%। फिर उड़ीसा में है। उड़ीसा यह रंगराजन समिति के अनुसार डाटा है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 इसमें है, डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का संबंध है
अर्थव्यवस्था के नियोजन से, अर्थव्यवस्था के खुलेपन से, अर्थव्यवस्था के नियमन से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का जो संबंध है अर्थव्यवस्था के खुलेपन से है। 17 का सही आंसर बी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ है। तो विश्व को जब बाजार के रूप में मानेंगे तो उसे कहेंगे वैश्वीकरण। इस प्रकार से यह हो जाएगा 18 का ए सही आंसर। 19, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक को अन्य नाम जो है IBRD के नाम से जाना जाता है। IBRD 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। विश्व बैंक की जो सहायक संस्थाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं डिटेल से, कौन कौन सी विश्व बैंक की संस्थाएं हैं और क्या कार्य हैं। अगर विश्व बैंक और IMF की स्थापना की बात की जाए, WTO की स्थापना की बात की जाए, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की नींव जो है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की नींव से विश्व बैंक, IMF और WTO की स्थापना का उद्भव हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो मुख्य रूप से 1944 में हुआ था, और इस सम्मेलन में यह सम्मेलन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से 3 समस्याएं उभर कर सामने आई, जिसमें विनिमय दरों और वित्तीय प्रवाह की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समस्या के समाधान हेतु IMF की स्थापना की गई थी, तथा अंतर्राष्ट्रीय तरलता एवं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता की समस्या जो भुगतान संतुलन घाटे को दूर करने से संबंधित थी, IMF ने इस संबंध में कार्य चालू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के में तबाह हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की समस्या तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की समस्या के समाधान के लिए IBRD की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में विश्व बैंक कहा जाने लगा, तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए ITO की स्थापना की सिफारिश की गई, लेकिन देशों में आपस में सहमत न होने के कारण ITO की स्थापना नहीं हुई। तो ब्रेटन वुड, लेकिन एक और संस्था बनाई गई जिस संस्था ने क्या किया कि व्यापार के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से ब्रेटन वुड सम्मेलन में 3 संस्थाओं का उद्भव हुआ। ये संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय तरलता तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता की समस्या जो राष्ट्रीय भुगतान संतुलन में घाटे को दूर करने से संबंधित थी, जैसे IMF की स्थापना हुई, तथा विश्व बैंक विश्व युद्ध से ध्वस्त राष्ट्रों के पुनर्संगठन तथा विकास की समस्या के समाधान के लिए IBRD अर्थात कह सकते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना हुई, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदारीकरण की समस्या के लिए ITO की स्थापना हुई, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से IMF, IBRD और ITO की स्थापना हुई। अगर IMF की बात की जाए, क्या है IMF और स्थापना कब हुई, कैसे क्या कार्य करता है, तो अगर IMF की स्थापना की बात की जाए तो IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी, और 1945 से IMF ने अपना कार्य चालू किया था। मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, और वर्तमान में 189 सदस्य IMF के हैं, और दक्षिणी सूडान जो है इसका अंतिम सदस्य है। प्रमुख कार्यों की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है, विनिमय दरों का स्थिरीकरण करता है, विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना था, बहुपक्षीय व्यापार की व्यवस्था करता है, भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाता है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाली समस्याओं का निपटारा करता है तथा अपनी समस्या को कम करता है, और IMF भुगतान संतुलन को सही करने के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था कराता है। तो यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि IMF किस प्रकार का ऋण देता है, तो IMF भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करवाता है। इसके अलावा IMF द्वारा SDR जारी किए जाते हैं। SDR अब अगर बात की जाए विश्व बैंक समूह की, तो विश्व बैंक समूहों में मुख्य रूप से IBRD को विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक समूह में अंतर्राष्ट्रीय IBRD तो शामिल ही है, IBRD, फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, IDA, फिर IFC जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। IFC क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
1956 में स्थापित हुआ था। मीगा 1988 में स्थापित हुआ था। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का जो है भारत सदस्य नहीं है, बाकी IBRD, IDA, IFC और मीगा का भारत सदस्य है। विश्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो विश्व बैंक की स्थापना के उद्देश्यों में आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। विश्व बैंक दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF अल्पकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। अगले उद्देश्य में युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण हेतु सहायता देना, शांतिकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादक शक्तियों को पुनः वित्त उपलब्ध कराना, गरीबी दूर करना, पूंजी नियोजन भुगतान संतुलन, पूंजी की व्यवस्था करना तथा अल्प विकसित राष्ट्रों में साधनों एवं उत्पादन की सुविधा विकसित करना। भारत का जो मताधिकार है विश्व बैंक में वह 2.93% है। विश्व बैंक के अगर कार्यों की बात की जाए तो ऋण देना, उत्पादक कार्यों हेतु ऋण देता है, जिसमें नीतिगत सुधार कार्य शामिल हैं, जिसमें विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, जैसे नहर, बांध, सतत विकास के लिए ऋण प्रदान करता है, ऋण की गारंटी देता है। IFC, IDA के बाद ये कार्यवाही नहीं करता है तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाता है। अब अगर IFC की बात की जाए तो IFC की स्थापना 1956 में हुई थी। वर्तमान में 184 देश IFC के सदस्य हैं और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। उद्देश्य निजी उद्योगों के विकास हेतु बिना सरकार की गारंटी के ऋण देने का कार्य जो है IFC करता है। निजी उद्योगों को बिना सरकार की गारंटी के ऋण देने का कार्य IFC द्वारा किया जाता है। IFC समाशोधन गृह के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना 1988 में हुई थी। यह भी पूछा जाता है कि निजी उद्देश्यों के लिए बिना सरकार की गारंटी के ऋण कौन सी संस्था देती है, तो IMF संस्था देती है। IMF नहीं, IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम संस्था देती है। मीगा की स्थापना 1988 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और 181 सदस्य जो हैं मीगा के सदस्य हैं। भूटान जो है 181वां सदस्य देश है। उत्पादक कार्यों के लिए निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करना मीगा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब अगर बात की जाए IDA की तो अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी और 173 सदस्य इसके सदस्य हैं। क्या है IDA के मुख्य कार्य, तो IDA जो है इसे उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। विकासशील देशों को आसान शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। इसके द्वारा दी गई सहायता ऋण न कहकर साख कहलाती है। संघ द्वारा दिए जाने वाले जो ऋणों की अवधि है वह 50 वर्ष होती है और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ अपनी साख पर कोई ब्याज नहीं लेता है तथा 0.7% वार्षिक सेवा शुल्क लेता है। IDA तथा IBRD को विश्व बैंक कहा जाता है। IDA तथा IBRD को विश्व बैंक कहा जाता है और उदार ऋण की खिड़की जो है IDA को ही कहा जाता है। इसी प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय वह मनीला में है तथा अध्यक्ष ताकेहिको नकाओ हैं। वर्तमान में इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वह 68 है। उद्देश्य एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना। इसी प्रकार से एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को की गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन बीजिंग चीन में है और इसके सदस्य 97 देश इसके सदस्य हैं। एशियाई विकासशील देशों में बढ़ती निवेश मांग को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य करता है, जिसमें चीन की भागीदारी जो है सबसे ज़्यादा है। 31.0215% के हिस्सेदारी के साथ चीन पहले स्थान पर है। सेकेंड नंबर पे भारत है, भारत की हिस्सेदारी 8.71% है। फिर थर्ड नंबर पे रूस है और फिर जर्मनी का स्थान आता है। तो यह कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। LPG नीतियों
के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? उभरती अर्थव्यवस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, तो सभी सही हैं। 20 का 21, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में समता हिस्सा का निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है, तो यह विनिवेश कहलाता है। विनिवेश ए सही है। अगर विनिवेश के लक्ष्यों की बात की जाए तो 21-22 में विनिवेश जो है वह 78,000 करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया था और 2022-23 में विनिवेश का लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपए रखा गया है। 78,000 था 21-22 में और 22-23 में 65,000 करोड़ रुपए रखा गया है। आगे पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था, तो 1991 में भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, फेरा के अंतर्गत क्या होता है? विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया जाता है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप बताइए, तो एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया या कहा जाता है, तो नई आर्थिक नीति 1991 को एस टर्म नीति कहा जाता है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है, तो यह चित्र क्या प्रदर्शित करता है? जब मांग वक्र क्या होता है? एक्स अक्ष के समांतर होता है, तो इसमें पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहा जाता है और मांग की लोच जो है वह अनंत होती है, तो सही हो जाएगा ए। और अगर वाई अक्ष के समांतर होता है तो जीरो होती है, पूर्णतः बेलोचदार मांग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आवश्यक लाइसेंस वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आवश्यक लाइसेंस वाले उद्योगों की संख्या 5 है और सार्वजनिक क्षेत्र के वह उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं वह उद्योगों की संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक नई आर्थिक नीति का घटक नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का घटक जो है आयात प्रतिस्थापन नहीं है, बाकी वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष एवं भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है, तो यह उदारीकरण जाना जाता है, इसे उदारीकरण कहते हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? वाई रेड्डी, उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह, कोई नहीं, तो कोई नहीं है क्योंकि वर्तमान में आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर जो हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं। पहले आरबीआई के 1935 की स्थापना के समय जो गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ थे।